Good evening everyone. My name is Shivansika and today I will discuss about cell the unit of life. Cell the unit of life को मैं वन शॉर्ट्स में बताऊंगी इस पूरे चैप्टर को। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पहले हम जितने भी साइंटिस्ट हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक फर्स्ट सेल के बारे में बताए थे। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में बताए थे। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। मैथ्यूस स्लाइडेन जो है वो एक बॉटनिस्ट हैं और टी स्वान जो एक जूलॉजिस्ट है। स्लाइडेन एंड स्वान मिलकर दोनों ने सेल थ्योरी दिया था। टी स्वान जो है सेल हाइपोथेसिस दिए थे। रुडोल्फ विर्चाओ ओमनी सेल्ला ई सेल्ला के बारे में बताए थे। कैमिलो गोल्जी डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडी का एंड जॉर्ज पैलेट डिस्कवर किया था राइबोसोम का। अब हम जान लेते हैं सेल के बारे में कि सेल क्या है। तो सेल जो होता है शेप फंक्शन के आधार पे उसका शेप अलग अलग होता है। सेल फंक्शन के आधार पे उसका शेप डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल जो कि माइकोप्लाज्मा है वो 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होता है उसका। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग है और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफ्यूजन यानी कि कन्फ्यूजन हो सकता है। लॉन्गेस्ट बोले तो हमारा नर्व सेल आएगा और लार्जेस्ट बोले तो हमारा ऑस्ट्रिच का एग आएगा। बैक्टीरिया का जो सेल है 3 से 5 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। ह्यूमन का आरबीसी 7 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। नेक्स्ट सेल की और बातें हम कर ले तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर हम सेल को दो तरह से बांटते हैं। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट हम पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा ब्लू बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। तो बैक्टीरिया का शेप के बारे में जान लेते हैं। तो बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो 4 तरह का होता है। पहला कोकस, विवरियो, वैसिलस एंड स्पाइरलम। कोकस शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है यानी कि गोल होता है। विवरियो शेप कोमा आकार का होता है। बैसिलस रोड लाइक होता है। स्पाइरलम जो होता है वो स्पाइरल शेप का होता है। नेक्स्ट हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और डिटेल्स में जाने तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट है, जेनेटिक मटेरियल भी नेकेड होता है। इसके जेनेटिक मटेरियल यानी जेनेटिक जीनोमिक डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल मिलता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड पाया जाता है वो स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है और नेकेड होता है। नेक्स्ट हम देख लें इसका सेल एनवेलप का। तो जो बैक्टीरिया का सेल होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है उसका सेल एनवलप जो होता है वो 3 तरह से होता है। पहला आउटर, मिडिल और इनर। तो सबसे आउटर जो पाया जाता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, मिडिल में सेल वॉल होता है, उसके बाद इनर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। अब हम देख लेते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है यानी कि बैक्टीरिया के सबसे प्राइमरी पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट होता है जो 2 भागों में बटा होता है। पहला तो लूज शीथ और दूसरा थिक या टफ शीथ। जो थिक और टफ शीथ होता है वो कैप्सूल बनाता है। कैप्सूल एक हार्ड पार्ट है। लूज शीथ जो होता है वो स्लाइम लेयर बनाता है। अब बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के आधार पे बांटते हैं। तो जो ग्राम स्टेन दिखाएगा वो ग्राम पॉजिटिव होगा, जो ग्राम स्टेन नहीं दिखाएगा वो ग्राम निगेटिव होगा। अब हम जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम का क्या वर्क है। तो मीजोसोम जो होता है वो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया का 3 सेल सबसे इनर सेल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका एक्सटेंशन होता है मीजोसोम। फॉर्म्स बना होता है किससे, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमिला, ये सबसे मीजोसोम सेल्स बना होता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया। मीजोसोम जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। सेल वॉल फॉर्मेशन में वर्क करता है। डीएनए रेप्लिकेशन, रिस्पायरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है मीजोसोम। अब हम देख लेते हैं क्रोमेटोफोर। जिस तरह से मीजोसोम था उसी तरह से यूनिक होता है क्रोमेटोफोर। किसके लिए, तो साइनोबैक्टीरिया के लिए। साइनोबैक्टीरिया के लिए क्रोमेटोफोर मीजोसोम की तरह होता है। इन साइनोबैक्टीरिया दीज आर अदर मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशन क्रोमेटोफोर उसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या है। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
गैस वैक्यूल किस किस जीव में पाया जाता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल ग्रीन एल्गी में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है गैस वैक्यूल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो सरफेस स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है? तो फ्लैजिला हो सकता है, पिलाई हो सकता है और फिम्बरी हो सकता है। अगर फ्लैजिला होगा तो वो मूवमेंट में काम करेगा, और पिलाई और फिम्बरी होगा तो वो अटैचमेंट प्रदान करेगा। फ्लैजिला जो फिलामेंट, हुक एंड वेसल बॉडी, ये 3 पार्ट में बट्टा होता है, और जो पिलाई होता है उसमें पिलीन प्रोटीन पाए जाते हैं। फाइब्रिन जो होता है वो ब्रिस्टल लाइक फाइब्रस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होता है 70S पाया जाता है, जो 50S और 30S के मिलने से बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन फंक्शन हो गया। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। पॉलीराइबोसोम प्लस पोलिसोम दोनों कैसे बनते हैं? जब राइबोसोम और mRNA मिल जाता है, इसका गठबंधन होता है, तो पॉलीराइबोसोम और पोलिसोम बनता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंक्लूजन बॉडी को। तो इंक्लूजन बॉडी होता क्या है? इंक्लूजन बॉडी रिसीव मटेरियल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, फोस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। इंक्लूजन बॉडी में ये सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि स्टोर्ड होते हैं। कौन कौन? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ये तो हम पहले ही देख लिए, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका एग्जाम्पल मोनेरा किंगडम है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलियन, प्लांटी किंगडम है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, वो है राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस एंड इंक्लूजन बॉडी। इसके अलावा सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। कौन कौन नहीं है? तो राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल एंड इंक्लूजन बॉडी। अब हम नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल खत्म होने के बाद देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल्स। पहला नंबर, यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो मेडअप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे हमारा सेल मेम्ब्रेन बना होता है। वो भी लिपिड कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड। इरिथ्रोसाइट्स में जो होता है 52% प्रोटीन पाया जाता है एंड 40% लिपिड पाया जाता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इरिथ्रोसाइट्स हमारे रेड ब्लड सेल में 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं। इसमें प्रोटीन होता है, शुगर होता है एंड लिपिड से मिलके बना होता है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो प्रोटीन किस तरह का होता है? प्रोटीन 2 तरह से पाया जा सकता है, एक पेरीफेरल प्रोटीन, दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन। जो पेरीफेरल प्रोटीन होता है वो ऑन द सरफेस होता है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो टोटली बरीड होता है या पार्शियली बरीड होता है, मतलब कि धंसा होता है। नेक्स्ट हम और डिटेल्स में जाने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, तो हम देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है उसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। इसे क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिक्विड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। क्वासी फ्लूइड नेचर कह सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट करवाता है। एबिलिटी टू मूव विद इन द नंबर मेम्ब्रेन इज मेजर्ड ऑन इट्स फ्लूइडिटी। इसकी फ्लूइडिटी को ये मेजर्ड करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक में। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का अर्थ है कि वो चीज़ जो यानी कि उसको यानी सेलेक्टिव होता है ना कि हाँ इसको इस चीज़ में रखना है, ये इस चीज़ के लिए फिक्स है यानी कि परफेक्ट है, तो उस चीज़ को हम रखते हैं। तो वही सेलेक्टिव परमिएबल कौन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए?
तो सिलेक्टिव परमिएबल को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है पेसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पेसिव ट्रांसपोर्ट्स होता है उसमें न्यूट्रल सॉल्यूट्स का डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। जब पैसिव है तो उसमें कोई एनर्जी तो खर्च होगा नहीं। और पेसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि आयंस पाए जाते हैं। उसमें कैरियर प्रोटीन्स होता है, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस होता है। उसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन लेके जाना पड़ता है, मतलब कि एनर्जी का तो जरूरत पड़ेगा। और इसमें सोडियम पोटासियम पंप काम करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल के बारे में, कि इसमें सेल वॉल किस तरह से पाया जाता है। तो जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें सेल वॉल जो होता है नो लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि नॉन लिविंग होता है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, यानी हार्ड होता है। शेप टू सेल को यानी कि सेल को शेप प्रदान करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको सेल टू सेल इंट्रैक्शन करवाता है, प्रोवाइड करता है बैरियर, मतलब कि कोई उसे डैमेज ना कर दे। अब ये सेल वॉल जो होता है वो डिफरेंट यानी कि ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा एल्गी हो गया, तो एल्गी में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का, गैलेक्टेंस का और मेनन्स और मिनरल्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एक मिनरल्स हो गया, ठीक है। इसमें एल्गी में इसी सब चीज़ों से सेल वॉल बनता है। जबकि प्लांट का जो सेल वॉल होता है सेल्यूलोज तो इसमें भी पाया जाएगा, और हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स, ये सारे मिलके हमारा प्लांट का सेल वॉल बनाता है। अब हमारा जो होगा प्राइमरी सेल वॉल होगा और सेकेंडरी सेल वॉल होगा। जो प्राइमरी सेल वॉल होगा वो यंग होगा और सेकेंडरी सेल वॉल जो होगा वो मैच्योर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर ले प्लाज्मोडेस्माटा और मिडिल लेमिला का। जब हमारे बहुत सारे सेल होते हैं और जब दो सेल का इंट्रैक्शन होता है तो उसके बीच में जो लाइनिंग बनती है जिससे हमारा यानी कि आयंस मिनरल्स एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो सके, उसके लिए हमारा प्लाज्मोडेस्माटा वर्क करता है। जबकि जो उसके बीच में यानी कि फ्लूइड होता है उसे मिडिल लेमिला कहते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। जो मिडिल लेमिला होता है वो कैल्शियम पैक्टेट के बना होता है और ये दो सेल के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर ले हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहने का अर्थ है कि वो सेल जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करे उसे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जहाँ भी राइबोसोम प्रेजेंट हुआ वहाँ तो प्रोटीन का सिंथेसिस होना ही होना है। दूसरा हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और वो निर्माण करता है, बनाता क्या है जो स्मूथ वाला है। तो अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा तो वो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन को सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देख लेते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्गी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो हम देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या बता सकते हैं। तो गोल्गी apparatus जो होता है वो डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस के नज़दीक पाए जाने वाला ऑर्गेनेल्स गोल्गी apparatus होता है। They consist of many flat disc shaped scattered सिस्टर्ने। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। कितना 0.5 मतलब कि 0.5 से 1 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है गोल्गी अपरेटस। नेक्स्ट पॉइंट देख ले गोल्गी अपरेटस के बारे में। तो दीज आर स्टेकेड पैरेलल टू ईच अदर। गोल्गी अपरेटस जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये पैरेलली यानी स्टेकेड होता है एक दूसरे के। इसका फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल्गी अपरेटस का। ये फंक्शन होता है गोल्गी अपरेटस का पैकेजिंग ऑफ मिनरल्स एंड साइट ऑफ फॉर्मेशन ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है।
एक रफ डायग्राम से हम देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है हमारा गोल्जी अपरेटस। जो कॉन्वेक्स साइड होता है जिसे सिस साइड कहते हैं उसे फॉर्मिंग फेज कहते हैं, और जो कॉनकेव साइड होता है उसे ट्रांस साइड बोलते हैं, वो मैच्योरिंग फेज होता है। नेक्स्ट हम बात कर ले लाइसोसोम के बारे में। भाई लाइसोसोम को तो देख के ही डर लगता है, ऐसे ही आत्महत्या की थैली भी उसे बोलते हैं, डेथ वाला। तो लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि पहले ही हम बता देते कि कौन कौन नहीं होता है मेम्ब्रेन बाउंड। तो राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और हमारा दो और था जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, लेकिन लाइसोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। जब गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग करेगा, जो कि गोल्जी अपरेटस का फंक्शन था, मतलब कि गोल्जी अपरेटस का फंक्शन यही है कि वो लाइसोसोम को बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है कि जो लाइसोसोम होता है उसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, ये सबको डाइजेस्ट करते हैं। एंजाइम एक्टिवेटेड एसिडिक पीएच, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये सब का डाइजेशन करता है जो लाइसोसोम में एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वैक्यूल्स क्या होता है। तो वैक्यूल्स क्या है, तो मेम्ब्रेन बाउंड और स्पेस इन साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है उसे वैक्यूल्स कहते हैं, और जो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन द साइटोप्लाज्म उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। नहीं, वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है ना साइटोप्लाज्म में, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इट कंसिस्ट, ये रखता क्या है, वाटर सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नॉन यूजफुल मटेरियल, जो बचा खुचा मटेरियल हमारा बच गया वो सब आके वैक्यूल्स में गिर जाता है। इसमें वैक्यूल्स आर ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट में 90% वॉल्यूम वैक्यूल ही रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो टोनोप्लास्ट होता है हमारा साइटोप्लाज्म यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वैक्यूल्स को, वो क्या करता है आयंस के अगेंस्ट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन अमीबा फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है हमारा अमीबा में, वो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करवाता है। और सम प्रोटीन्स, सम प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा है जिसमें फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर ले हम माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो ये रफ डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। वो तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन वाला होता ही है। जो फोल्डिंग होता है उसे क्रिस्टे कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग इनफोल्डिंग होता है, और ये बीच में मैट्रिक्स पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिटेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है नंबर डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा उसमें ऊर्जा ज़्यादा होगा, कुछ में कम माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कुछ में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसका जो यानी कि डिपेंड करता है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे कि वो किस में कितना माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। नेक्स्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और उसे सूसैग शेप भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायामीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का होता है। लेंथ का पता नहीं, लेंथ। दो मेम्ब्रेन हैव दीज आर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम। उसके दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेसिफिक एंजाइम होता है। पावर हाउस ऑफ एटीपी सिंथेसिस भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और डिवाइडेड होता है फ्यूजन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट बात कर ले हम प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड क्या होता है, जो प्लास्टिड होता है वो ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है। पिगमेंट, हाँ, तो हम प्लास्टिड के बारे में देख रहे थे। प्लास्टिड्स होता क्या है, तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सारे प्लांट में और यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं। पिगमेंट होता है इसमें कलर, कौन कौन सा, प्लास्टिड को मेनली 3 पार्ट्स में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो हम देख लेते हैं आगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है,
क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन जेंथोफिल। ये क्या करता है, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल को एब्जॉर्व करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड का तीसरा पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। ल्यूकोप्लास्ट को मेनली 3 पार्ट्स में भाग में बांटा गया। पहला एमाइलोप्लास्ट, दूसरा इलियोप्लास्ट, तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। मतलब कि पहला एमाइलो, दूसरा इलियो एंड तीसरा एल्यूरो। एल्यूरोप्लास्ट ऐसे हम याद रख सकते हैं कि एल्यूरो मतलब कि एलोवेरा। एलोवेरा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे फेस के लिए, तो उसको हम प्रोटीन से याद कर सकते हैं कि एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन से रिलेटेड है। एमाइलो तो पहले से याद है कि वो कार्बोहाइड्रेट है मतलब कि स्टार्च है। और यूलियोप्लास्ट को याद रख लेना है कि स्टोर करता है ऑयल एंड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर हम देखते हैं इसको। इसमें बताया गया कि ये एक लीफ है, ग्रीन लीफ है, और लीफ के अंदर हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है और ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट। बीच में जो ऐसे यानी कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे थैलाकॉइड कहते हैं। और बहुत सारे जब डिस्क मिल जाता है तो उसे हम ग्रेना कहते हैं। और जो बीच में खाली स्पेस बचता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और जो दो ग्रेना को जोड़ता है उसे हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल्स। देखते हैं अब हम क्लोरोप्लास्ट को इन डिटेल्स में। तो फाउंड इन मीजोफिल सेल ऑफ लीव्स। लीव्स के मीजोफिल सेल में हमारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो हम रफ डायग्राम से देख चुके हैं। दूसरा, इसका शेप जो होता है लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क, रिबन शेप, ये सारे शेप होते हैं इसके। लेंथ की बात कर ले क्लोरोप्लास्ट की तो 5 से 10 माइक्रोमीटर का लेंथ होता है और उसका चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। और कुछ एनिमल्स जैसे कि क्लेमाडोमोनास में 1 सेल होता है क्लोरोप्लास्ट का, और ग्रीन एल्गी में 20 से 40 सेल होता है क्लोरोप्लास्ट का। डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, पहले ही बता दिए कि 4 ही ऑर्गेनल्स है जो कि सिंगल नॉन मेम्ब्रेन होता है, बाकी बात सब डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन में आउटर मोर परमेबल होता है और इनर लेस परमेबल होता है। स्मॉल डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम 70S पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे यूकैरियोट में राइबोसोम की क्या स्थिति है। पहले तो हम प्रोकैरियोट में देखे थे राइबोसोम कैसा होता है, अब हम यूकैरियोट में देखते हैं कि राइबोसोम कैसा होता है। तो राइबोसोम जो होता है यूकैरियोट में वो आरएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और यूकैरियोट में जो आरएनए राइबोसोम होता है वो 80S होता है, और 80S 60S प्लस 40S के मिलने से बनता है। राइबोसोम जो होता है सेडवर्ग यूनिट जिसे बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट जो है उसका डेंसिटी और साइज बताता है राइबोसोम का। नेक्स्ट बात कर ले हम साइटोस्केलेटन। इस चैप्टर में साइटोस्केलेटन के बारे में भी बताया गया है, तो देख लेते हैं। तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ये सब जो स्ट्रक्चर होता है वो साइटोस्केलेटन होता है। उसका जो नेटवर्क बना होता है वो सब साइटोस्केलेटन, इस सब के मिलने से साइटोस्केलेटन बनते हैं। साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, मोटिलिटी देना एंड मेंटेन्स करना उनके शेप को। एक जीव के शेप को मेंटेन करना साइटोस्केलेटन कर सकता है, उसका मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है, मोटिलिटी प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। जो सीलिया और फ्लैजिला होता है वो हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है। सीलिया जो होता है काउजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड, उस सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट में करवाता है सीलिया। लेकिन जो फ्लैजिला होता है वो लॉन्गर होता है, थिन होता है सीलिया से, और ये सेल का मूवमेंट करवाता है। बैक्टीरियल फ्लैजिला स्ट्रक्चर डिफरेंट के हो सकते हैं। बोथ सीलियम एंड फ्लैजिला emerge from centriole like structure called basal bodies। जब सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज होता है, जुड़ता है एक साथ वेसल बॉडी सेंट्रियोल से, तो उसे हम बेसल बॉडी बोलते हैं। और सीलिया एंड फ्लैजिला में 9+2 का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कैसे बनता है।
जो सेंट्रोसोम है 2 सेंट्रियोल के मिलने से बनता है। ये एक सेंट्रियोल हो गया और दूसरा सेंट्रियोल ये हो गया। 2 सेंट्रियोल के मिलने से, जुड़ने से हमारा सेंट्रोमियर बनता है, सेंट्रोसोम बनता है। तो सेंट्रोसोम में जो होता है 9 फाइब्रिल्स होता है, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। 9 फाइब्रिल्स होता है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, और ईच फाइब्रिल्स में ट्रिपलेट होता है, यानी कि 9 फिब्रिल्स जो होता है 3-3 के अरेंजमेंट में होते हैं। सेंट्रियोल्स जो होता है फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर। जो सेंट्रियोल्स होता है वो बनता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला के बेसल बॉडी से और स्पिंडल फाइबर के से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो ये हम एक रफ डायग्राम लेते हैं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस है, इसमें जो न्यूक्लियस में जब 2 न्यूक्लियस एक जगह फ्यूज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोर कहते हैं। और पोर का मेन फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन। अंदर बाहर दोनों एक साथ हम कर सकते हैं आरएनए और प्रोटीन का, जो न्यूक्लियस में पोर पाया जाता है। और पोर कैसे बनता है, जब फ्यूज कर जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है बीच में, और क्रोमेटिन धागा आकार का जो होता है उसे क्रोमेटिन बोलते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन पाया जाता है। न्यूक्लियोलस पाया जाता है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और न्यूक्लियर प्रोटीन, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। न्यूक्लियस के बाद हम देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम कैसे बनता है, पहला नंबर, ये एक जो सेल है, एक क्रोमेटिड हो गया, दूसरा क्रोमेटिड हो गया, 2 क्रोमेटिड के मिलने से एक क्रोमोसोम का निर्माण हुआ। इसके बीच में जो होगा वो सेंट्रोमियर होगा, बीच में जो 2 को जोड़ेगा सेंट्रोमियर, और उसके साइड साइड में जो डिस्क लाइक शेप होगा उसे हम काइनेटोकोर बोलेंगे। और इस तरह से हमारा क्रोमोसोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्रोमोसोम के शेप को। तो क्रोमोसोम का 4 शेप होता है। पहला मेटासेंट्रिक, जो सबसे बीच में यानी कि उसका सेंटर होगा, और जब सब मेटासेंट्रिक थोड़ा स्लाइटली टिल्टेड होगा, नीचे एक छोटा एक बड़ा। और एक्रोसेंट्रिक उससे भी एक तो सही रहेगा, यानी कि नीचे वाला का तो सबका शेप सेम है, लेकिन ऊपर वाला का शेप धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, यानी इसका तो कुछ बचता ही नहीं ऊपर में, टीलोसेंट्रिक बस नीचे ही बचता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ चीज़ें बच गई है, यानी कि डिटेल्स में देखेंगे इसको हम। जैसे कि डिटेल्स स्ट्रक्चर पैकेजिंग ऑफ डीएनए विल बी कवर्ड इन जेनेटिक्स। जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जिसमें कि हिस्टोन्स, प्रोटीन्स क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, आरएनए, ये सारे चीज़ हम देखेंगे जेनेटिक्स में। यहाँ तक हमारा सेल का 1 शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।